अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद अकरम। आप देखें प्रोग्राम कौन पूछेगा। नाज़रीन, आज ये जो स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं, इसके अंदर एक वालिदा जो है अपने 3 कमसिन बच्चों को कत्ल कर देती है। इतनी होशियारी के साथ अपने 3 बच्चों को कत्ल करती है और स्टोरी को इतना टर्न आउट करने की कोशिश करती है कि आप हैरान रह जाएंगे। और इस तरह इस कदर प्लानिंग करती है ताकि उसका जो सारा का सारा इल्जाम है वो बाकी जो घर के अहले खाना है उन पर वो लग जाए और वो इस केस के अंदर फंस जाए। आप देखेंगे ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर एक फैमिली रिहाइश पजीर थी और वहां पर 3 कमसिन बच्चे जो है, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, जिसको वालिदा जो है वो कत्ल करती है और जिससे ममता जो है वो शर्मा जाती है और बच्चों का गला काट कर दरवाजा बंद करके वो यहां से चली जाती है और कहती है कि आया कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर अगर इस केस के अंदर बाकी मामलात को जो है वो उलझाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस इसके अंदर अपना जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। बड़ा फास्ट ट्रैक इसको वो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। बिल आखिर इस केस के अंदर जो है वो सुराग मिलता है और वो खातून जो है, मुलजमा जो है, वो इस केस के अंदर पकड़ी जाती है कि उसने अपने बच्चों को किस तरह कत्ल किया है। इस प्रोग्राम के अंदर हम अंदर जाके ऊपर दिखाएंगे जहां पर ये सारा का सारा वाकया रूनुमा हुआ है। मोहल्लेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन मियाँ बीवी के दरमियान कोई घरेलू जो नाचाकी थी वो तो नहीं थी या कोई मामला और था जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो है वो वाकया हो जाता है। आए चलते हैं और बात करते हैं जो अहले मोहल्ला हैं वो क्या कहते हैं और उसके साथ साथ ऊपर ये घर कैसा था, वहां पर उनके मामलात कैसे थे। बच्चों को तो जंग भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम उनका मुकम्मल करने के बाद अब उनकी तदफीन भी हो गई है। लेकिन अब देखना यह है कि आया कि हर रोज इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है, ये जहनी दबाव जो है वो क्यों है। अगर जहनी दबाव है, मामला कुछ और है, तो फिर ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वो जो स्टेटमेंट्स आएंगी उसके अंदर ही पता चलेगा कि आया कि असल हकीकत क्या है, असल मामला क्या है। ये वो फ्लैट है जहां पर ये सारा का सारा वाकया जो है वो रूनुमा हुआ है। तहरीक कत्ल की वारदात होती है जिसके अंदर माँ अपने कमसिन बच्चों का गला काट कर जो है वो कत्ल कर देती है और उसके बाद इतनी चालाकी के साथ यहाँ से वो एक जो क्राइम सीन है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करती है कि शायद यहाँ से वो बच जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर वो अपने शौहर का भाई है, यानी कि उसका जो देवर है, उसको इसके अंदर फंसाने की कोशिश करती है। अभी तक जो तफसीलात आ रही हैं उनके मुताबिक इस फ्लैट के अंदर वो जो 3 बच्चे कत्ल हुए हैं और उस खातून मुलजमा का मुबैना तौर पर अब ये कहना है, उसकी ये स्टेटमेंट है कि उसका जो शौहर है वो उसको प्रेशराइज करता था, उसको तंग करता था और उनकी घरेलू नचाकी जो है वो आए रोज बढ़ती जा रही थी। और उसका शौहर ये कहता था कि जो सरमायादार लोग हैं या बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ अपने नाजायज ताल्लुकात क्रिएट करो जिससे उनकी जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो जाए। आप सोचें कि अब मुआशरा वो किस डगर पर चल रहा है, लेकिन अभी तक ये स्टेटमेंट उसने जो पुलिस के आला हुकाम है उनको दी है। लेकिन इसके अंदर कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस खातून के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, उस खातून के ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है कि जो अपने 3 कमसिन बच्चों को कत्ल कर सकती है, तो वो जो स्टेटमेंट दे रही है और उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। और इसके साथ साथ जो है इसको स्टोरी बनाने की कोशिश की गई है। इस जो ये वाकया रूनुमा हुआ है, ये तफसीलात ये भी आ रही हैं कि ये 2 से 3 दिन पहले वो छुरी जिससे अपने बच्चों का कत्ल किया है वो पहले खरीदी गई है और फिर एक प्री प्लान्ड जो है वो उसने जब देखा कि घर में कोई भी नहीं है, जो उसका शौहर है, उसकी वालिदा लोगों के घरों में काम करती है, काम करके अपना मामला जो है वो चलाती हैं। लेकिन जब ये कत्ल हुआ और उसके बावजूद वो खातून जो है वो खामोश रही। लेकिन पुलिस को जब शुबा हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ दाल में काला है, तो फिर उन्होंने उनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद ये सारी की सारी तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। आपको वो भी दिखाएंगे जहां से ये सारा का सारा असल में पुलिस ने ये केस ट्रैक किया है और ये जो पुलिस है उसको किस तरह पता चला है कि आया कि ये जो मामला हुआ है असल इसका मुल्ज़म कौन है, मुल्ज़मा कौन है
फिर उन्होंने जो बच्चों की वालिदा है उसको भी हिरासत में लिया, उसके बच्चों के वालिद को भी हिरासत में लिया, दादा को भी लिया और फिर उसके चाचा को भी लिया। और उसके बाद ये कंफर्म हुआ कि इसके अंदर कौन शामिल है और इन बच्चों की जो मैयतें हैं वो झंग अब रवाना कर दी गई हैं और उनको दफना दिया जाएगा। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके अंदर मजीद क्या इंकशाफात होते हैं। आए मजीद भी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं, अहले मोहल्ला से भी बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या उनके दरमियान लड़ाई रोज रहती थी या नहीं रहती थी, ये तो अहले मोहल्ला ही बताएंगे। नाज़रीन, ये मोहल्लेदार भी हैं और ऊपर फ्लैट्स हैं, नीचे इनकी दुकान है। यहाँ पर जिस तरह अभी तफसीलात सामने आई हैं कि वो शख्स जो है, जो बच्चों का वालिद था, वो यहाँ पर वो माजूर हो गया था और उसके बाद लोगों की मोटरसाइकिलें वगैरह ठीक करता था। तो इनसे ज़रा मोहल्लेदारों से भी बात करते हैं कि इन्होंने उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो है उनके ताल्लुकात कैसे थे और आया कि जो अभी तफसीलात आ रही हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं, उनके अंदर कोई सदाकत है भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपके सामने वाक़या हुआ है, कमसिन बच्चे हैं, वालिदा ने गला काट कर कत्ल कर दिया है, सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में जानना चाहूँगा कि इनका आपस में ताल्लुक कैसा था, क्या इनकी कोई लड़ाई वगैरह रहती थी या कोई इस तरह का मामला था? देखिए, हम लोग होते हैं नीचे, तो अगर लड़ाई भी होती है तो ऊपर होंगे वो, हम लोग मगर में पता जाके साथ जो मसाए ऊपर रहते हैं ना, उनको पता हो सकता है। हाँ बिल्कुल, दरवाजे के साथ दरवाजा बिल्कुल। और नीचे उनके फिर वैसे आते थे बच्चे को स्कूल छोड़ने, लड़की ना स्कूल जाती छोड़ने, लड़के वो लड़के की लाट टांग टूट गई थी, फिर वो बाइक का काम करता था, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोगों ने कभी देखा नहीं, उसकी वालदा किसी घर काम करती थी, गरीब लोग हैं बेचारे, काफी 15-16 साल से रहे, बिल्कुल 15 साल से रहे, दरिया ऊपर, लेकिन कभी शिकायत नहीं हुई उन लोगों की। वो बदतमीजी होती है कैसे, अब उनका अपना वो घरेलू मसला है तो वो ऊपर वाले से पता चल सकता है जो फ्लैट के साथ साथ रहते हैं। हम लोग नीचे, अगर कोई रोला होगा तो हम लोग नीचे सुनेंगे मिसाल। अच्छा, कल वो चीखे के वाजे सुनिए, फिर ऊपर सारे गए हैं तो देखा कि बच्चों को गला काटा हुआ। हम लोग नीचे आ गए, भाई ने फोन किया है तो सारे इकट्ठे हुए, इस तरह हुआ। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि वो जब वो टांग फ्रैक्चर हुई तो वो मोटरसाइकिलों का काम कर रहा था, लड़का कैसा था? ये लड़का अच्छा था, लड़का अच्छा था। दोनों मियाँ बीवी अच्छे हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला, ये अल्लाह जानता है। लेकिन कभी हमें भी 14-15 साल हो गए काम करते, सुबह हम आते हैं 9 बजे 7 बजे चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी शिकायत नहीं सुनी। आपने मुँह ध्यान, कभी शिकायत नहीं सुनी, कभी कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा होता, हम लोग देखते हो, हमने कभी सुना ही नहीं। ऊपर लड़ते हैं, हमें नहीं पता कहाँ ऊपर रहते हैं। घर का उनका मामला है, घर का मामला, जो कोई साथ जो फैमिली रहती है उनके साथ फ्लैट है, जो उनको पता हो सकता है। नीचे ऐसा कोई मौका नहीं हुआ कि आपस में लड़ते हो। अभी ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि जो नौजवान था, जो उसका शौहर है, वो अपनी बेगम पर दबाव डाल रहा था कि बासर लोगों के साथ ताल्लुकात अपने बनाओ और अपने जो मामलात हैं हमारे बेहतर हो सकते हैं अगर तुम ताल्लुकात बना लो। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि ये मुबैना तौर पे अभी स्टेटमेंट है, यकीन नहीं किया जा सकता इस स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन क्या जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर उनको आते जाते बात करते, इस्लाम करते, तो इंसान की वाकफियत होती है, इंसान को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो इस लिहाज से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या कोई आपको लगता है कोई इस तरह का मामला हो सकता है, या वो नौजवान जो है उसकी कोई आदत ऐसी थी कि वो इस तरह का कर सकता है? नहीं, इस तरह का बच्चा नहीं है। हमारे सामने जवान हुआ, हमारे सामने शादी हुई है, ठीक है, बच्चे माशाल्लाह मेरे सामने हुए सारे, तो आते जाते। लेकिन बाहर कोई इशू हो तो यही कोई पता नहीं है क्या उनका आपस में प्रॉब्लम है, लेकिन इसे कभी हम लोगों ने सुना। उसने बदतमीजी की अपनी बेगम के साथ या किसी के साथ, बच्चे के साथ। वाकई को सुनने के बाद ज़हन में सबसे पहले क्या ख्याल आया है कि कमसिन बच्चे जो हैं, ये तौबा नौज़ बिल्लाह, हमसे देखा नहीं गया। पहले मैं ऊपर गए नहीं, डाल के मारे, हम लोग इतना खौफ आया, हम ऊपर गए नहीं। मैं लोग गए हैं देखने के लिए, मैं नहीं गया क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं थी ऊपर जाने की। सीधी बच्चे अपने हाथों में जवान हो जाते हैं माशाल्लाह। हमारे बच्चे, मेरी बेटी के 3 बेटा है, हमारी हिम्मत नहीं है कि जाके हम लोग देख लें, ठीक है ना। तो बहरहाल वो पुलिस में गए, जो दुकानें बंद की, हम लोग 3:30 बजे चले गए हैं, ठीक है ना। अभी भी खौफ है दिल में, सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये आप कुर्बानी करते हैं, बच्चे को पाल के कुर्बानी करते हैं, वो आपको दिल को खींचता है। तो ये तो फिर इंसान के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं। बस अल्लाह ताला बेहतर करे। बहरहाल जो भी वाक़या, जो भी उनका आपस में प्रॉब्लम है, वो पता चल ही जाएगा सबको आस्ता आस्ता। जो साथ रहते हैं उनको मसाइल उनको पता। तो जो देवर था या उनका जो उसकी जो सास थी, उनका भी इनके साथ रवैया ठीक था? ठीक थे, कभी मैंने सुना नहीं। सारे एक ही घर में रह रहे थे? एक घर में रहते हैं सारे, क्योंकि ऊपर हो ना, जो साथ जैसे ये शोभ हमारे साथ, इनका आपस में बोलते हैं, हमें पता चल जाता है। वो ऊपर है, हम लोग नीचे हैं, हमारा ऊपर काम ही कोई नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने मुंह ध्यान जाना, कब चांद का काम कर, अचानक निकलेंगे तो आप नजर आएंगे मुझे, जब वो नजर आएंगे। वैसे हम स्पेशल कभी बाहर खड़े हुए नहीं, बाहर नहीं खड़े। जिस तरह आपको बताया कि ये वो बताई जा रही है कि शॉप है जहां से उस खातून ने
अपने बच्चे कत्ल करने के लिए वो छुरी ली और उसके बाद उसने जो अपने बच्चे जो हैं, कमसिन बच्चे जो हैं, उनको कत्ल कर दिया। यहाँ पे जो मालिकान है उनसे भी बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या देखा था जब वो उनसे छुरी आकर लेने आई। और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है, मामलात अच्छे हैं भाईजान? अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है सारा अफसोसनाक वाक़या है, आपके यहाँ भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, और ये बड़ी दर्द भरी कहानी है। वो खातून सुनने में आया छुरी यहाँ से लेके गई थी। वो इधर सामने गुजरते रहते हैं, वैसे भी हमारा ज़हन है कि वो आए हुए होंगे पूछते। क्योंकि वो जो बताया गया कि वो छुरी यहाँ से लेके गई है और फिर उसने 2 दिन पहले छुरी लेके गई है और फिर उसने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया है। बच्चे को एक को लेके आते जाते अक्सर ही देखा, इधर से वो स्कूल आते जाते। अभी पता नहीं भी पक्का, वो भी ये भी पता नहीं है बच्चा दाखिल करवाया हुआ था या नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता। शिराज साहब, आपने ये सारे के सारे केस को कवर भी किया है, देखा भी है, और जिस तरह से इस गुत्थी को जो है इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ने इसको सुलझाया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को इसके हवाले से ज़रा बताएं भी। बिल्कुल राशिद, जिस तरह जो वक़ुआ जिस जगह पे हुआ है, जिसे क्राइम सीन कहा जाता है, जब हम भी पहुंचे हैं वहाँ पे और ये खबर हमने ब्रेक की थी कि बच्चे जो हैं वो 3 जाम हक हुए, तो आपने देखा होगा कि हमने अपने हर प्रोग्राम में ये कहा कि फैमिली शामिल है, फैमिली शामिल है। बिल्कुल, आपने इसके वहाँ पे ताला लगा हुआ था और वो खातून ने ही आके ताला खोला। अब ये नाजरीन के लिए समझने और सुनने वाली बात है कि उसने कैसे प्लान किया और क्यों किया। उसका जो खामिंद है रमज़ान, वो पहले मोटर मैकेनिक था, उसके बाद उसकी जब टांग टूटी है तो उसने इचरा में मार्बल वाली एक दुकान पे मुलाजमत अख्तियार कर ली। जबकि उसकी जो वालदा है वो लोगों के घरों में काम करती है और वो फ्लैट उनको वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है कि आप यहाँ पे रहायश अख्तियार कर। ठीक है, यानी वो जिसके अंदर 15 साल से रह रहे हैं। जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा को उस खातून ने जो बयान दी है, जिसकी तस्दीक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने खुद भी की है, उसने ये कहा कि ये रमज़ान मुझे ये कहता था कि यहाँ पे जो बासर अफराद हैं आप उनके साथ नजायज़ मरासिम रखें, अपने ताल्लुकात कायम कर लें। और मैंने फिर ये सोचा कि अगर एक खामद अपनी बीवी को इस रास्ते पे लगा रहा है तो वो मेरी बेटियों को भी लगाएगा। उसके बाद उसने अपने तीनों बच्चों को, एक छुरी उसने बाजार से ली और एक उसके घर में मौजूद थी। ठीक है। अब उसका जो दूसरा प्लान था वो ये था कि एक नया ताला उसने लिया बाजार से जिसकी 3 चाबियां थी। ठीक है। एक चाबी उसने बच्चों की दादी को दी, एक चाबी बच्चों के चचा को दी। यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग की गई। ये प्रॉपर उसकी प्लानिंग थी और उसको पता था कि मैंने किस दिन बच्चों को मारना है। उससे पहले उसकी ये भी प्लानिंग थी कि मैं अपने खामन को कत्ल कर दूं। ठीक है। लेकिन जब वो इस बात पे भी ना आई, फिर उसने ये सोचा जो उसने बताया है कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिर मैंने कहा कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां खासकर, अगर एक खामन बीवी को ये कह रहा है कि आप धंधा करो तो वो बेटियों को भी इस तरफ लगा सकता है। तो फिर मैंने ये प्लान किया कि मैंने इन बच्चों को नहीं छोड़ना। बल्कि अभी जिस वक्त हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमने एक न्यूज़ पे एक सीसीटीवी फुटेज भी दी है। बिल्कुल। उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले वो खातून जो है वो घर से बाहर आई है और फिर वापस जाकर उसने 15 पे कॉल की। बिल्कुल। तो ये भी उसके प्लान का हिस्सा था। फिर जब पुलिस को उस पर शक कैसे पड़ा कि जब उसने ये कहा कि इसकी एक चाबी इसके चचा और इसकी दादी के पास है, तो वो बार बार ये बात कर रही थी। यानी कि वो उनको फंसाना चाहती वो उनको न फंसाना चाह रही थी और पुलिस ने उसी के इस लुकमे पे उसके चचा को हिरासत में ले लिया। बिल्कुल। और वो भी हमने दिखाया कि उसके चचा को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद जब उसके खामन ने ये कहा चाहे वकुआ पर कि मैं मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहता, उसके फौरी बाद उस वक्त एसएसपी जो ऑपरेशन है तोकीन नहीं, उन्होंने उन चारों को हिरासत में ले लिया, मियाँ बीवी को, दादी को और चचा को। ठीक है। तो जब उनको हिरासत में लिया तो फिर ये भी पता चला कि कुछ शेखुपुरे का कोई नौजवान है, उसके साथ भी राब्ते में थी। अच्छा, शेखुपुरा का खातून जो है। अच्छा। और वो ये चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों को कत्ल करने के बाद ये दादी और चचा इसमें फंस जाएं और मैं उसी के साथ जो है वो शादी करूंगी, इससे मैं हुला लूंगी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लाशें जो है वो झंग उनके भाई गाँव भिजवा दी गई है, वहाँ पर दफन कर दिया गया है। तो जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें एक लाश पे 6 से 7 कट लगे हुए हैं, नसें काटी हुई हैं, शारक कटी हुई है। तो इतनी सफाकी से बेदर्दी से कत्ल मां ने कत्ल किया है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात है कि जब मैंने मोहल्लादारों से पूछा कि क्या आपको शोर की आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बहुत कंजस्टेड एरिया है लेकिन साथ साथ छोटे छोटे घर हैं। आवाज़ जो फोरेंसिक टीम के इंचार्ज थे वहाँ पे, उनका ये कहना है कि हमें ये शुभ है कि इसने पहले बच्चों को कोई नशावर चीज़ पिलाई है और उसके बाद जिससे बच्चे बेहोश हुए
और इसने आराम से उनको कत्ल करके फिर ताला लगाकर ये यहाँ से चली गई। अभी पोस्टमार्टम इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो आ गई और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो भी बाकी है। और ये कहा जा रहा है कि 90% ये शैबा है कि इसने नशावर चीज पिलाकर और उसके बाद बच्चों को उसके बाद उनको कत्ल किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शाहिद नवाज वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इस केस के हवाले से जो गुज़श्ता रोज जो है एक वाकया पेश आया, 3 कमसिन जो बच्चियां हैं उनको कत्ल किया गया, वालिदा ने कत्ल किया। इस केस के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, उस हवाले से हम शाहिद साहब से बात करते हैं और तफसीलात हासिल करते हैं। अच्छा सर, नॉर्मली हम देखते हैं इस तरह केसेस के अंदर कंफ्यूज करने के लिए बहुत सी इस तरह के जो है एक्टिविटीज की जाती हैं ताकि जो असल मुल्ज़म है वो बच निकले। तो इस केस के हवाले से मैं चाहूँगा सीधा आप बताएं कि किस तरह आप लोगों ने ये इसको बहुत जल्द ट्रेस किया है। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आपने बताया, कल लाहौर में इशरा के इलाके में बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। सफाकाना फेल था जिसमें माँ ने अपने बच्चों के गले काट के उनको कत्ल कर दिया। इब्तदाई इंफॉर्मेशन जो हमें 1 कॉल के ज़रिए मसूल हुई उसमें तो यही तफसील थी कि 3 बच्चों का मर्डर हो गया। इतला पाकर जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग दोनों इकट्ठे हम मौके पे पहुंचे तो जाके देखा कि एक रेंटेड घर में, किराए के घर में एक मजदूर है और उसकी बीवी और उसके बच्चे अहले खाना वहाँ पे राइश पजीर थे। और एक कमरे में जो क्राइम सीन था उसमें वो छोटे बच्चों की, एक 5 साल का, एक 4 साल का और एक फिर 3 साल, एक 1.5 साल का बच्चा के जो गले कटे हुए थे। तो इब्तदाई तौर पे ये एक नामालूम और बड़ी लर्ज़ाखेज़ वारदात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस की सीनियर कमांड ने ख़ास तौर पे एसएसपी ऑपरेशन तो हमारे साथ थे, लेकिन डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर वो खुद भी इन्वॉल्व थे। इन्वेस्टिगेशन के सरबराह है सैयद ज़ीशान रज़ा साहब। उन्होंने ना सिर्फ फौरी तौर पे मौका मुलाजा किया, आए गाइडलाइन दी, बल्कि थ्रू आउट इस केस के सॉल्व होने तक मॉनिटर करते रहे, अपनी निगरानी में ना सिर्फ मॉनिटर करते रहे, गाइडलाइंस देते रहे और मौजूद रहे। तो ये अल्लाह पाक का करम है और डीएजी साहब की सुपरविजन और हमारे जो कुलीग अफसरान हैं, हमारे डीएसपी गुलबर्ग, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा, जितनी सारी टीम थी, उनकी ये मेहनत थी कि हमने चंद घंटों के अंदर बिल्कुल ये जो अंधा कत्ल था एप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि जितनी भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ थी, फोरेंसिक एविडेंस लेनी, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और जो कोरोबोरेट करने वाली सारी चीज़ें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले ली। शाहिद साहब, हम ज़रा ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त इस तरह के केसेस नॉर्मली रूनमा होते हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर, तो इस केस के अंदर ऐसा ख़ास क्या किया है लाहौर पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन ने, कि चंद घंटों के अंदर, जिस तरह आप भी कह रहे हैं और इस वक्त खबरें भी हैं कि मुलज़मा को गिरफ्तार किया है? क्या कोई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? देखें जी, मैं अक्सर पुलिस की मीटिंग्स में कहा करता हूँ कि इंसान जो है झूठ बोल सकता है, लेकिन जो आपका क्राइम सीन है वो बोलता है। वाक़यात जो है वो झूठ नहीं बोलते। कल जब हमने क्राइम सीन का मुलाजा किया, उसको देखा, इंस्पेक्ट किया और उसको बार बार देखने से कोई चीज़ें जो है वो रिवील हो गई। ठीक है, कि शक कब हुआ कि यही मुल्ज़म है असल? उसमें जो हमारी मरकज़ी मुलज़मा है, उनकी माँ, उसकी जो उसने वाक़यात बयान किए उसमें वो घर का दरवाज़ा, बैरूनी दरवाज़ा जो है वो लॉक करके जाती है। ठीक है। उनके बयान था कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मेरा तबीयत ख़राब थी, बीपी का इशू था और मैं वापस आई हूँ और वापसी पे मेरा खावंद मेरे साथ था। तो उसको फिर जब हमने पैरूज़ किया, कोरोबोरेट किया और हमारी टीमें उस वक़्त जो टेक्निकल और डिजिटल एविडेंस है उसको कलेक्ट कर रही थी, तो वो चीज़ें मिसमैच हो रही थी। ठीक है, यानी कि उनके उसके बयान भी, ये चूँकि तफ्तीश का मामला है, वो तफ्तीश अभी जारी है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें तफसील के साथ
आप मीडिया के सामने ज़रूर पेश करेंगे। तो उसमें जो साइट इंस्पेक्शन है हमारी, जो क्राइम सीन है, बिल्कुल उसने ही ये हमें खुद चीख कर बताया कि ये सब कुछ हुआ है। यस। तो इब्तदान बिल्कुल जो चीज़ें हमने जिन चीज़ों को देखा और जो हमारी परसेप्शन थी, वही चीज़ें जो है तो शायद साहब, क्या मुल्ज़मा ने कोई इस हवाले से बताया कि उसने ये कदम क्यों उठाया? ये बहुत ही इंतहाई कदम है। हम नॉर्मली देखते हैं कि किसी जानवर को भी इस तरह जो है अगर वो ज़िबा किया जाता है तो वो इंसान का जो है दिल डरता है, और उसने अपने 3 कमसिन बच्चों को उसी तरह ज़िबा कर दिया है। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये इंतहाई सफाकाना और ये वहशत का खेल था जो माँ ने खेला। बदकिस्मती थी उस ख़ानदान की। जो हमारी इब्तदाई इंटरोगेशन में और तफ्तीश में बातें सामने आई, उसमें इनका घरेलू झगड़ा था, नाचाकी थी, जिसका अंजाम जो है वो बच्चों के कत्ल की सूरत में हुआ। वो जो अभी तक बाद नज़र में सामने बात आ रही है, वो अपने खामद से जान छुड़वाना चाह रही थी, और उनकी जो नाचाकी है वो ये वहशतनाक, ये जो हमारा जुर्म है, क्या वो खुला लेना चाहती थी या कहीं उसका कनेक्शन था? क्या इस हवाले से कोई तफसीलात आई? मेरे भाई, ये चूँकि अभी आप मेरी और आपकी गुफ्तगू इस वाक़या के शायद 18 घंटे बाद हो रही है। नहीं, लेकिन पंजाब पुलिस ने जितना बेहतरीन काम किया है तो जाहिर सी बात है आगे भी चलेगी। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो ही नए मोड़ आएंगे तफ्तीश में, तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अभी तक की जो सूरत हाल है वो मैंने आपसे गुजारिश कर दी। ठीक है, जितने भी किरदार होंगे मैं आपको ये अश्योर करता हूँ, आपकी वसातत से हमारे तमाम सुनने वाले जो बहन भाई बुजुर्ग हैं उनको ये हम इस बात पे अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं, और इस बात पे जो है हम अपना एक गारंटी कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस और ख़ास तौर पे लाहौर पुलिस हम अपनी कमांड के ज़ेर सरपरस्ती और उनकी माताती में इंशाअल्लाह लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए पहले भी कोशां हैं, और आइंदा भी हम इस कदम का इरादा करते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात होंगे इंशाअल्लाह। हम पहली बात तो ये है कि हम जो जराइम ऐसे हैं जिनका हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनका इंसदाद कर सकते हैं, वो करेंगे, और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो रूनुमा हो जाते हैं, उनकी डिटेक्शन और उनकी सराग बरारी में और उनके सही चालान तैयार करने में इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा मोहतात होकर बेहतर तरीके से इंशाल्लाह काम करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह काम करेंगे। नाज़रीन, आपने सुना है कि शाहिद साहब जिस तरह कह रहे हैं कि वो कोशिशां भी हैं और कोशिश कर भी रहे हैं, और जिस तरह इस मुल्ज़मा को गिरफ्तार किया है और इसके हवाले से जो तफसीलात थी वो भी उन्होंने इकट्ठी की, और जिस तरह ये सारी की सारी कार्रवाई हुई, वो तो जाहिर सी बात है कुछ इन्वेस्टिगेशन की बातें होती हैं वो नहीं भी जाहिर की जाती, लेकिन पंजाब पुलिस, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात जो हैं वो वाज़ेह हैं कि जो क्राइम है वो नहीं होगा। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी आप शाहिद साहब को भी सुन रहे हैं, और ज़िशान साहब जो DIG ऑपरेशन है वो भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर जो है वो शामिल हैं और इसको मॉनिटर करते रहे, और विद इन फ्यू आवर्स इस केस को जो है वो सॉल्व किया गया। तो अप्रिशिएट करना चाहिए जब इदारे काम करते हैं, और हमें भी इदारों के का बाजू बनना चाहिए। जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपको पता हो कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो आपने इदारों के साथ ताउन करना होता है, हमारे साथ ताउन करना होता है, ताकि हम सही जो है वो भी दिखा सकें और गलत जो है वो भी दिखा सकें। आपको प्रोग्राम के अंदर हमने जाय वक़ुआ दिखाया, लोगों की वहां पर मकामी जो लोग हैं, हमसाए हैं, उनकी क्या राय थी और वो उनके बारे में, उस खानदान के बारे में क्या जानते थे, और फिर उसके बाद हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस एहलकार जो हैं और इन्वेस्टिगेशन विंग के जो SP साहब थे उनसे भी बात की और आपको सुनाया कि वो क्या कहते हैं, क्या तफ्तीश हुई है। लेकिन इसके साथ साथ एक अवामी पहलू भी है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है और नॉर्मली बात नहीं की जाती। तो इसी हवाले से हमने बात करने के लिए आज डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा को जो है जहमत दी है कि वो इस हवाले से हमें बताएं और मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इस केस के अंदर एक माँ ही है जिसने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया है और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया है, शायद ममता जो है वो भी शर्मा जाए। और डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं चाहूँगा आप पकड़ लें इसको, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस वक्त डॉक्टर साहिबा ये सारा का सारा वाकया होता है और हम इस वाकये के अंदर देखते हैं कि एक माँ ही अपने 3 बच्चों का गला काटती है और फिर उनको कत्ल कर देती है।
अच्छा, 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम आपने बताई हैं। एक तो हम अगर सोसाइटी की बात करें तो इस तरह के जुराइम जो है अक्सर हमें वो लोग करते हुए नज़र आते हैं जो ऑलरेडी जो है किसी ना किसी साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस का प्रेशर का शिकार होते हैं। हाँ, या फिर वो साइकोपैथ होते हैं, या फिर उनकी अगर आप ये जो खातून है, ये बड़ा ज़रूरी होगा कि हम इनके बारे में कोई फाइनल बात कर सकें, हम इनकी पिछली हिस्ट्री को थोड़ा सा जान सकें कि पीछे किस तरह से जो चीज़ें होती हैं। बिकॉज अगर आपका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से गुजरा जहाँ पर डिप्रिवेशन बहुत ज़्यादा है, वायलेंस आपके घर में बहुत ज़्यादा है, आपने ये सब कुछ अपने साथ होते हुए देखा है अपने वालिद से, अगर आपने अपने बड़े भाई से या किसी से इस तरह की चीज़ें देखी हैं फैमिली के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आपने देखा है, तो नॉर्मली बच्चे औरत या मर्द दोनों ही इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बड़े होते हैं। यानी वो भी वायलेंस जो है वो कर सकते हैं, वायलेंट किसी भी हद तक वो जो है वो हो सकते हैं। सो ये पहलू देखना बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि आपका बचपन में जो कुछ भी चीज़ें हुई होती हैं वो आपके लिटरल लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एग्जैक्टली। सो दूसरी चीज़ जिसको मैं ये कह रही हूँ कि साइकोपैथोलॉजी हो सकती है या फिर डेप्रिवेशन हो सकती है। जब आप औरतें ख़ास तौर पे जब ये तो खैर मैं ये नहीं कह सकती कि इस तरह की ख़तरनाक जो है और बहुत दिल को पसीज देने वाली चीज़ें वो करती हैं, लेकिन नॉर्मली जब फाइनेंशियल सेटबैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और औरतें जो है उससे डन व्हेन दे आर डन विद दैट, तो दो तरह की चीज़ें सामने आती हैं, नॉट पर्टिकुलरली विद दिस केस बट इन जनरल, कि या तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होना शुरू हो जाते हैं फॉर देयर फाइनेंशियल नीड्स और इमोशनल नीड्स, दोनों चीज़ों के लिए ही, या फिर वो जो है वो नॉर्मली ये करती हैं कि जी उनको पुश कर दिया जाता है टूवर्ड्स सेक्स वर्क। ठीक है। सो ये बहुत सारी ऐसी जो हम अक्सर देखते हैं कि मजबूरी के तहत खवातीन एतराफ़ करती हैं कि हम मजबूरी के तहत सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो सेक्स वर्क जो है या इस तरह की कोई भी चीज़, अगर आप लेट्स से आप फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी अगर किसी इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बना रहे हैं तो वो भी आपको प्रेशराइज कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे भी हो रही होती हैं। तो उस सूरत हाल में अगर कोई औरत जो है वो माँ हो और उसकी बेटियां भी हों तो उसके कंसर्न्स हो सकते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनकी बच्चियों के साथ जो है वो क्या होगा। मगर यस, इन एनी केस कोई भी वजह ज़िंदगी में कोई भी वजह जो है वो ना काफ़ी है किसी भी इंसान को चीट करने के लिए और उसके साथ साथ जो है किसी भी इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देने के लिए, और फिर छोटे बच्चे जो कि आप पे डिपेंडेंट हैं उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना जो है वो एक मैं समझती हूँ कि मुश्किल होता है कि बहुत मुश्किल होता है, सोचा भी नहीं जा सकता। सो ये ख़ातून जो है इसमें जैसे आपने स्टोरी जो बिल्ड की है उसमें 2-3 चीज़ें हमारी नज़र में जो हैं वो इस तरह की हैं। बिकॉज़ अगर आप थोड़ा सा इस तरह से मिलते जुलते केसेस को अगर आप एनालिसिस करो तो हमें बड़े क्लैरिटी से ये नज़र आता है कि अक्सर ही उन केसेस में हुआ है जहाँ पे इमोशनल डेप्रिवेशन थी, यानी औरत को जो है वो आप देखो ना मोहब्बत के नाम पे, हाँ जी, इमोशनली नहीं डील किया गया तो ये एक्सट्रीम कदम जो है वो हो गया। जहाँ पे फाइनेंशियल डेप्रिवेशन बहुत ज़्यादा थी और उसकी जो बेसिक नीड्स भी थी वो नहीं पूरी की जा रही थी, वहाँ पे किया गया। अक्सर वायलेंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी मार कुटाई बहुत ज़्यादा हो और उसके अलावा जो सेक्सुअल वायलेंस हो या औरत को जो है पुश किया जाए, तो वहाँ पे इस तरह के जो रवैये हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली नज़र आते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर ये, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि ये अवामी आगाही का भी हमारा मकसद यह है कि प्रोग्राम के अंदर जो लोग इस चीज़ का शिकार हैं, उनको साइकोलॉजी का नहीं पता, उनको माशरे के अंदर अगर इस तरह का दबाव हो तो वो उसके अंदर उससे डील नहीं कर पाते, तो उनके लिए वो किस तरह इस सब को मैनेज करें। इतना बड़ा वाकया हो जाता है और जिस तरह अभी आप भी कह रही हैं कि बहुत से और भी वजूहात हो सकती हैं, तो फिर इस तरह के वाकये के अंदर या इस तरह की सिचुएशन के अंदर खातून को क्या करना चाहिए और मर्द को क्या करना चाहिए? बहुत ज़रूरी। देखें, हम जब बात करते हैं कि जब दो लोगों की नहीं बन पाती ना तो उस पर मर्द के पास बड़े ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शंस ये हैं कि वो एक औरत के होते हुए दूसरी औरत की तरफ जा सकता है, यानी शादी कर सकता है, जिसको माशरा और रिलीजन दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं और उसके पास ये ऑप्शन है। मगर औरत की जब आप बात करते हो तो हमारे यहाँ पे रिलीजियसली जो है वो औरत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो खुदा न खास्ता अपने शोहर के होते हुए कोई और जो है वो मर्द रख ले। तो उस सूरत हाल में अक्सर औरतें, क्योंकि जो है अब उनकी बंद नहीं रही, तो डाइवोर्स लेना या कहीं और अपना इमोशनल कनेक्शन बनाना जो है वो औरतों में नज़र आता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। आपके पास इस तरह के बेशुमार केसेस आते होंगे? बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें इमोशनल जो है लोगों की आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, जिसमें हस्बैंड के कहीं और जो है रिलेशनशिप्स हैं, वाइफ के कहीं और रिलेशनशिप्स हैं। और बेसिकली वजह जो है ना वो ये है कि देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट
चीज़ ये है कि आपने ये रिलेशनशिप ही क्यों बनाया। एग्जैक्टली। अगर आप इसको पूरा नहीं कर सकते थे, इसके जो क़ायदे ज़ाबित हैं उनमें आप नहीं रह सकते थे, तो फिर ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। आपको ये नहीं बनाने की ज़रूरत। आपको अगर आपने एक रिलेशनशिप बनाया तो वो जिम्मेदारी है आपकी कि आपने उसमें लॉयल्टी रखनी है, आपने उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करना है और फिर अपनी अफजाइश नस्ल जो है वो आपने करनी है। ये इसका बेसिक डेकोरम है जो है वो, जिसको फॉलो करने की जो है वो ज़रूरत है। मगर अक्सर लोग जो है वो एक दूसरे की बेसिक नीड्स को जो है निगलेक्ट करके अपनी ख्वाहिशात को ज़्यादा पूरी करने के लिए उनको प्रायोरिटी देते हैं। एग्जैक्टली, वो प्रायोरिटी भी देते हैं और एक दूसरे की फिजिकल और इमोशनल नीड्स को डिनाई करते हुए दूसरी तरफ जो है रिलेशनशिप्स भी बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होता बहुत ज़्यादा कॉमन जो है ना अब होना शुरू हो गया, बिकॉज हमारे यहाँ पे अब एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं, लोगों के पास लोगों की एक्सेस बहुत ज़्यादा है, लोग कहीं पे भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लोग जा सकते हैं। मोबाइल ने पूरी दुनिया आपके सामने खोल के रखी हुई है और आप कहीं पे भी किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं और वो हिडन रह सकता है सालों तक भी और शायद हमेशा भी। तो ये बेसिकली यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप किन बुनियादों पे बनाया गया है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप तो ये सिर्फ एक तजारत है। ऑफ कोर्स जब आप तजारत के नाम के ऊपर एक रिलेशनशिप बनाएंगे तो फिर आपको तजारत ही मिल सकती है। उसमें अगर आपने अपने पार्टनर में लॉयल्टी, मोहब्बत, उसके साथ बातचीत या अपना एक कनेक्शन नहीं एक्सप्लोर किया था या वो आपकी डिमांड नहीं थी, तो फिर वो आपको मिलेगा भी नहीं। क्योंकि आपको मिलेगा वही बट यू आर लुकिंग फॉर। आपको जिस चीज़ की तलाश होती है आपको वही मिल रहा है। वो डिप्रेवेशन उसकी बचपन से ही चलती आ रही है, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और आगे शादी में भी वही है। वो नहीं मिला। क्योंकि हम लड़कियों को तो ख़ास तौर पे ये बात सिखाई जाती है, ये करना है अपने शोहर के साथ कर लेना, ये पहनना है अपने शोहर के साथ पहन लेना, वहाँ जाना है अपने शोहर के साथ चले जाना। जब आप सारा कुछ शोहर के ऊपर डाल देते हैं और आप बच्चियों की छोटी छोटी ख्वाहिशात को भी पूरा नहीं करते, तो शोहर तो हो सकता है कि किसी वक्त उस पर अच्छा टाइम हो, किसी वक्त उसके ऊपर बुरा टाइम हो, और वो अपनी बीवी की ख्वाहिशात को ना पूरा कर सकता हो, छोटी छोटी चीज़ों को। मगर वो औरत जो कि शुरू से यही सुन के आ रही है, अब शोहर भी एक ऐसा उसके लिए उसके पास है जो कि उसकी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पूरा कर पा रहा, तो उसके अंदर जो एक जहर और वो जो एक डेप्रिवेशन ज़्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा होता जाएगा। हो सकता है इसी वजह से ये सारा का सारा सो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी कि आप अपनी बच्चियों की छोटी छोटी ख्वाहिशात को जो आपके दायरा कार में जिनको आप पूरा कर सकते हैं उनको शोहरों पे मत डालिए प्लीज़। उनको आप खुद पूरा कर दिए, जिनसे आपकी बेटी का कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है, उनके फ्यूचर का नहीं है। हाँ, उनके फ्यूचर का नहीं है। उसको शोहर तक मत जाने दीजिए। खुद आपकी बेटी फुलफिल होगी, उसके अंदर अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने की चाहत नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा घर कोई भी इस तरह का इंतहाई कदम नहीं उठा सके। ठीक है, सो इसलिए ये चीज़ें शुरू पेरेंट्स से जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स से इम्पोर्टेंटली ये है कि माँ बाप को जिम्मेदारी लेनी होगी, और अगर वो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी कह रही हैं कि शौहर पर नहीं डालना चाहिए, खुद भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और बेशुमार वालिदैन लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह के केसेस होते हैं जिनके अंदर जो है लोग कभी बाप सुनते हैं कि अपने बच्चों को मार देता है, कभी माँ मार देती है, तो अगर हम सोसाइटी के अंदर खुद तब्दीली लाना चाहते हैं और वो कोई भी वाकया हो जाता है और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि शायद इससे पहले ये हो जाता या इससे पहले हम ये कर लेते तो ये बेहतर होता, तो यही उनका भी कहना है कि जो मुआशी मामलात हैं या फिर आपके जो फिजिकल रिलेशंस हैं, वो सारी की सारी ये मामलात जो हैं ये सोसाइटी के अंदर, आपके घर के अंदर हर जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए आपको खुद भी इस पर सोचना है, समझना है क्या कर रहे हैं, ताकि मामलात जो हैं वो बेहतर रहें। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हम नासिर, और फिर अगले एपिसोड के अंदर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।